पिछले साल मैं पॉडकास्ट करके गया था, पहले ही बोल दिया था एक बड़ा लीडर बनने वाला है। Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has been killed following coordinated strikes by the US and Israel on Iran. ये प्लानिंग अब की नहीं है, ये वेनेजुएला में जो हो रहा है वो अब का नहीं है, जब से ट्रम्प आया तब से हो रहा है। वॉर एक शरेआम डिस्ट्रैक्शन और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वॉर एक रैकेट भी है। आपने कई बार इस टर्म का यूज किया, भिखारी माइंडसेट एंड अमीर माइंडसेट। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? भाई भिखारी माइंडसेट पता क्या होता है कि वो चाहता है कि मैं कल अमीर हो जाऊं यार। इसीलिए ट्रेडिंग का बहुत आजकल पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कोशिश कर रही है। सब ट्रेडर्स नहीं करा, पर कभी आपने देखा है कि सक्सेस रेट जो ट्रेडर्स की है वो कितनी है? सेबी का खुद का डाटा है कि 93% लोग तो पैसे नहीं कमाते। जो रियल एस्टेट का रिटर्न है वो 8% है और whereas in the stock market it's around 12 to 16%. कम से कम सेफ तो है। तो आपका क्या मानना है? रियल एस्टेट भाई 95% रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हूँ मैं। तो इंडियन मिडिल क्लास जो इन्वेस्टर है वो अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है? आपको डिफरेंट सिटीज चूज करनी पड़ेगी, बड़ा सिंपल है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इज द एंड गेम ऑफ रियल एस्टेट। प्राइवेट इक्विटी के बारे में इनको पता नहीं है। प्राइवेट इक्विटी की जो रिटर्न है वो फार बेटर स्टॉक मार्केट से है। तो अब प्राइवेट इक्विटी में जब इन्वेस्ट करें जी, तो वो हम खुद करें या वो कि हम किसी को देने की हिसाब आप कर दो? ऐसा है कि भाई वो ना एक्सेस लेने के लिए थोड़े से आपको कनेक्शंस चाहिए होंगे। एक और फैसिनेशन है स्पेशली वेल्दी लोगों के बीच में, एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म लैंड खरीदने का। यहाँ तो उनको गेम का पता लग गया, वाटर राइट्स खरीद रहे हैं, वो बहुत समझदार है। वो नेक्स्ट जो गोल्ड है वो वाटर है। इनको डराना नहीं चाहता, पर मैं अवेयर तो करना चाहती हूँ कि भाई वो वाटर कंट्रोल करेंगे आपका। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ये क्या वेल्दी बनने से रोक रहा है? अगर आप किताब पढ़ोगे आउटविटिंग द डेविल तो आपको पता चल जाएगा स्कूल एक स्कैम है, कॉलेज एक स्कैम है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि भाई सिस्टम ऐसा सेटअप है कि आपको दिखाया ऐसा जाता है और आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल किया जाता है। भाई भारत में 7 से 10% की इन्फ्लेशन है। आपका 1 करोड़ 93 रह जाएगा अगले साल, और वो तो बताया जा रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या है वो तो आपको नहीं पता। अगर आपका पैसा एक्चुअल में बड़ा सड़ रहा है। निदा फाजली कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। पर जिस दौर में हम हैं उसमें दुनिया ही मिट्टी में मिलने के आसार दिख रहे हैं। मिट्टी में मिल जाएगी या तेल की लड़ाई में जल के खाक हो जाएगी, या फिर पानी के बिना पानी हो जाएगी, या पानी के बिना ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही मुश्किल दौर है ये जिससे हम गुजर रहे हैं। तो इसमें सर्वाइवल ऑफ कोर्स सबसे पहला है। उसके बाद ये दूसरी जो चीज़ दिमाग में आती है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ऐसे दौर में क्या किया जाए, किस तरह से पैसों को खर्च किया जाए, कितना बचाया जाए, कितनी आगे की प्लानिंग की जाए, भविष्य है कितना। तो हमने कहा चलिए किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जो फाइनेंशियल ज्ञान तो हमें दे ही दें, पर इस दौर में जो जिस तरह से जीवन जीना है या जिस तरह से अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रैक पर रखना है, क्या वो चीज़ें की जा सकती हैं, उस पर भी कुछ रोशनी डाल सकें। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम टकरा गए जसमीत सिंह जी से और वो राज़ी हो गए हमसे बात करने के लिए। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ना बोल कौन सकता है? इसी का हम फायदा उठा लेते हैं। आपको ना बोल कौन सकता है? आप सर, हमने शुरुआत करी नीता फाजली साहब के एक शेर से, और दुनिया पे तो इस समय ऐसा खतरा है कि वो जो मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना वाला हिसाब किताब जो फाजली साहब ने कहा था, तो अभी तो इस समय ऐसा लग रहा है कि वो मिट्टी में ही मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? भाई इसको ना मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखता हूँ जी। मेरे को लगता है इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं है। वाह, आपदा में अवसर। अब ये आपको दिखाया जा रहा है हाँ कि एक्चुअल में हो रहा है। ओ, क्योंकि आप क्या करते हो, आप नॉइज में ज्यादा बिलीव करते हो। मैं डाटा वाला आदमी हूं। अब लड़ाई कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। पहले न्यूक्लियर उसकी थी, वेपन्स की पोजेशन की, अब वो सडनली आ गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। क्योंकि
अगर ईरान के पास कुछ एक्चुअल में न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो सिर्फ स्ट्रेट ओवर मूव का कंट्रोल है और कुछ नहीं उनके पास बचा। मतलब उनकी जो 85 से 90% जो उनकी मिसाइल है, ड्रोन है, वो खत्म हो चुकी है। कभी कभी फोन भी आ जाता बीच में। कभी कभी इतना समय काम करने के बाद भी आप बेवकूफ़ी कर बैठते हो कि फ़ोन साइलेंट करना भूल जाते हो। ये जिंदगी का दस्तूर है। ये जिंदगी का दस्तूर है। कोई भी बॉस हो आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपको पता नहीं है कि पिछले हफ्ते में बहुत सारे जो बड़े बड़े शिप्स हैं, 10 आई थिंक 5 दिन पहले और 20 कल, जो ईरान ने यूएस के जाने दिए एज ए गिफ्ट। नहीं, क्या बात कर रहे हैं अब आपको नहीं पता है ना, या इनको नहीं पता, या ये देखना चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि नॉइज में ना इमोशंस बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। अब इनको क्या है कि 90% लोगों का ना, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे। और जब आप इमोशन से ड्रिवन होगे तो आप एक्चुअल में डाटा कहाँ ढूंढोगे। एक किताब है भाई, मैं बहुत बारी मेंशन करता हूं, बहुत जबरदस्त किताब है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है या चला क्या रहा है और आपको दिखाया क्या जा रहा है। सिग्नल वर्सेस नॉइज। सिग्नल का मतलब है डाटा। ये डाटा ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। 90% लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि इनको मैं बोलता हूं भिखारी माइंडसेट। भिखारी माइंडसेट क्या है कि भाई इमोशन से ड्रिवन होता है और वो करता है जो उसका दिल कर रहा हो। क्या बात कर रहे थे अब कि पतंग ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा ढील दी जाए, वो भी कट जाती है। वो थोड़ा पर्सपेक्टिव मैं बता देता हूँ। हम लोग पतंग का एनालॉजी ले रहे थे कि पतंग अगर तभी तक आपके कंट्रोल में रहेगी जब ढील के साथ साथ बीच बीच में आप उसकी तारों को खींचते भी रहें। हवाओं, आपको क्या होता है कि जो हवा होती है वो आपको कंट्रोल करती है। इनकी पतंग वो कंट्रोल करती है, मेरी नहीं करती, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई कितना रिस्क लेना है, कहां पे क्या दिखाया जा रहा है। अब आप मीडिया से तो हो बट आप डायरेक्टली मीडिया में नहीं हो। राइट। मतलब मीडिया से हो पर डायरेक्टली मीडिया से नहीं हो। पर न्यूज चैनल का काम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। वॉर एक शरेआम डिस्ट्रैक्शन है। और दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि वॉर एक रैकेट भी है। सही बात है। कैसे है? थोड़ा ना पेन एंड पेपर लेके बैठना, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ भला करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये अप्लाई कर लोगे, 400 साल बाद पॉडकास्ट देख लोगे, तब भी यही अप्लाई होगा। वॉर हमेशा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि नाटो को यूज करते हुए यूक्रेन को यूएस ने कम से कम $200-250 बिलियन दिया है अभी तक वॉर के लिए। पर साल, और मेरे ख्याल से साल 1.5 साल पहले उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के साथ कि भाई जो हम यूक्रेन को बनाएंगे, जो टूट फूट गया सब कुछ, वो हम बनाएंगे। और उसका अमाउंट है $650 बिलियन। वाह, शुद्ध मुनाफा, मतलब शुद्ध डबल। पर एक बात ध्यान से सुनना, मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है वॉर्स में। मेक्सिको के जो गैंग्स हैं, चाइना उसको यूज करके यूएस को अपना ड्रग्स बेचते हैं। और जो उनका पैसा है वो बहुत बड़ा बैंक है, उसका नाम चलो नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा जरूर नहीं है। आप बात समझने की कोशिश करा करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचेबल मूवमेंट्स होने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम से कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम तो चेंज कल भी किए जा सकते हैं। जो गेम के प्लेयर्स हैं वो कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, पर गेम को समझना है। मैं आपको गेम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई इस टाइम पे जितना बड़ी मेरे को अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ, अब तो चलिए, शुरुआत हमने थोड़ी सी बेसिक वॉर पे कर ली, पर अपॉर्चुनिटी जो आपने आपदा में अवसर बताया कि एक आम आदमी के लिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ हिज फ्यूचर रेडीनेस, ये किस तरह से ये लड़ाई, ये वॉर एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है। भिखारी लोग दुबई से भाग रहे हैं, भिखारी माइंडसेट के, जो पैनिक सेलिंग भी जिसको बोला जाता है। हम एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं। ब्लैकस्टोन नाम की एक बहुत तगड़ी फर्म है, हेज फंड है। उन्होंने ज्यादा पैसा जो अपना कमाया वो रियल एस्टेट से कमाया।
उन्होंने मेरे ख्याल से $200-250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी 2-3 दिन पहले यूएई में बोला कि हम 2-250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। और ये तब है जब नई रिपोर्ट है कि 26% रियल एस्टेट गिर गया है दुबई का मार्केट। वो सिर्फ पेपर्स पे गिरा भाई, इनको पता नहीं ना ऑन मतलब मार्केट की रियलिटी की ऑन ग्राउंड सिर्फ 10 से 15% का फर्क पड़ा है। अच्छा, तो मेरे को पता है कि अगर मैं अभी लूंगा कम से कम 10-15% तो मेरे सामने बन जाएगा। पर इसको आप तभी देख पाओगे जब आप ये जो चश्मे आपने पहने ना इमोशंस के, इसको साइड पे रखना पड़ता है। वो सबके पास नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए साइकिल समझने पड़ते हैं। अब रे डालियो की जो किताब है प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, 150 साल के उसने साइकिल्स बताए हुए हैं। पिछले साल मैं पॉडकास्ट करके गया था, पहले ही बोल दिया था एक बड़ा लीडर बनने वाला। 6 महीने पहले 2026 की प्रेडिक्शंस पड़ी है, आप देख लेना। ये प्लानिंग अब की नहीं है, ये वेनेजुएला में जो हो रहा है वो अब का नहीं है, जब से ट्रंप आया तब से हो रहा है। आपकी एबिलिटी नहीं है देखने की, वो एक डिफरेंट मैटर है, वो क्योंकि आप गेम को समझना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि भाई सिर्फ भारत में करप्शन होती है। इससे बड़ा मिथ कोई नहीं है, पूरी दुनिया में होती है। वो कौन से लेवल पे होती है, वो एक ऊपर लेवल पे होती है। भारत में क्या है कि मतलब हर लेवल पे चलती है। एक्चुअल में मैं अगर देखा जाए तो अगर इक्वल जो लेवल है ना वो भारत में है, क्योंकि हर कोई बंदा कर सकता है। अब वहां क्या है, सेनेटर से अगर आपको बात करनी है ना यूएस की, तो $1.5 लाख लगता है। ये मतलब दिस इज लॉबी मनी और दिस इज ऑफिशियल लॉबी मनी पर नहीं, वो बोलेंगे पता क्या यार, डोनेशन कर देना हमारे कैंपेन में। वो आप $1.5 लाख खर्चो, आप उनको कैमरे पे लेके अपने लॉबिंग कर सकते हो कि भाई हमारा ये मकसद है, हम करना चाह रहे हैं। वाओ। किसी भी ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा और सस्ता है। बताइए, और हम लोग यहाँ बेकार फजूल में इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि देखिए हम कितने करप्ट हैं। पूरी दुनिया है, आपको पता नहीं क्योंकि आप सिर्फ भारत में रहे हो। अब मैं बड़ा न्यूजीलैंड में हो रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया में हो, तो मैं भगवान की तरह से मैं घूमता रहता हूँ, कभी दुबई, कभी कहाँ, कभी हर जगह है। ये भ्रम जो है आपका, इसको छोड़ दो, बहुत बढ़िया लोग हैं। जसमी जी, अब सीधे मुद्दे पर इस पे आते हैं कि आपने चश्मे की बात करी है, तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक मीडिया का एक छोटा सा चेहरा, एक हिस्सा हो गए हैं, तो छोटा सा, ये तो झूठ है भाई। ये तो शर्म झूठ है। इसका तो मतलब इसको काट के ना, मतलब दोबारा से रिपीट करके रील को डालना है। ये तो झूठ है। ये चलिए मीडिया का छोटा हटा देता हूँ, मीडिया का हाँ, ये अब फिर भी ठीक है, मतलब बिग बॉस मीडिया का हिस्सा, मतलब मीडिया का बिग बॉस बोल सकते हैं। हम कहाँ बिग बॉस, हम तो छोटे मोटे, हम सब पेग इन द व्हील या जस्ट नहीं, ऐसा नहीं भाई, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो ऐसा वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू, क्योंकि आप जो काम करते हैं बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। तो ये जो चश्मा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो गलत फहमियाँ या जो चीज़ें नहीं देख पाने की जो एक टेंडेंसी है कि हम नहीं देख पाते हैं, आई थिंक दैट्स नॉट बाई चॉइस, दैट्स हाउ पीपल आर डिज़ाइंड। तो हम वो चश्मा जब उतारना है तो कैसे उतार सकते हैं? हम क्या चीज़ें जनता को बता सकते हैं जिससे उनको असलियत से वो रूबरू हो सके? भाई किताबें ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप किताब पढ़ोगे आउटविटिंग द डेविल, तो आपको पता चल जाएगा स्कूल एक स्कैम है, कॉलेज एक स्कैम है। आप पढ़ोगे तब होगा ना। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि भाई सिस्टम ऐसा सेटअप है कि आपको दिखाया ऐसा जाता है और आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल किया जाता है। पर भाई ये हम ना एक्सक्यूजेस छोड़ दें अब, बिल्कुल, कि भाई मेरे तो भाई जिंदगी खराब होगी यार, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दें अब। ये तुम्हारी कंडीशनिंग शुरू से होनी शुरू हो चुकी है। जब तुम 0 से 7 साल के होते हो, सबसे ज्यादा कंडीशनिंग आपकी तब की होती है। अगर आप 18 साल के हो चुके हो और रो रहे हो, तो आपकी जिंदगी ऐसी बदतर ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप अभी भी विक्टिम माइंडसेट में हो। जब भाई मैं 18 साल का था, हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। और इनको वहम है कि भाई मैं ना बहुत अमीर घर से हूं। मेरे पापा बहुत अमीर घर से, वो बात अलग है।
क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी बहुत तगड़े बिल्डर डेवलपर थे। अच्छा, 19 हाँ जी, इंडिया में? हाँ दिल्ली में। अच्छा। उन्होंने कुवैत में भी बहुत काम करा है। अच्छा अच्छा। कुवैत में भी बिल्डिंग्स बनाई उन्होंने। 1973 में हमारे पास फिएट कार होती थी जब लोग टांगे पे घूमते थे। आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे स्विच बोर्ड होते थे, लंबे लंबे स्विच बोर्ड होते थे, इसके पीछे छोटे गोल गोल होते थे। मैंने फोटोज में देखे हैं। वो हमारे घर पे नकली थे, उसके पीछे सोना पड़ा होता था। तो मेरे पिताजी ने बहुत पैसा देखा, पर हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे जब मैं 18 साल का था। पर मैं रोया नहीं भाई कि भगवान ओह खत्म हो गई जिंदगी, तबाह हो गई। तबाह हो गई। मैंने कहा भगवान शुक्रिया, तू क्या कर रहा है हमारी समझ के परे है, हमें नहीं पता, पर रोऊंगा नहीं, काम करेंगे। कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है ना। अब होता क्या है कि आप किसी कारण करके भी लेट हुए, हाँ जी बिल्कुल, किसी कारण करके, पर हुआ क्या, मैंने कहा भाई अच्छा ही हुआ लेट हुए। थोड़ा सा नींद मिल गई। 4 घंटे की नींद में ऑपरेट कर रहा हूं, मैं कहा 15 मिनट का मैंने आराम से नैप लिया। राइट। तो जो भी होता है अच्छा होता है। अगर ये एक्सेप्टेंस लेना भाई, ये मिलियनर क्या बिलियनर भी बन सकते हैं। तो मिलियनर बिलियनर की बात हो गई है, तो अब सीधे आते हैं कैसे ये जो माहौल है इस समय, वो अपॉर्चुनिटी कैसे और उसको कैसे इनकैश किया जा सकता है। एक आम इंसान, एक आम इन्वेस्टर, एक मिडिल क्लास इंसान जो हमें देख रहा है जी, वो कैसे इसको अपॉर्चुनिटी समझे और कैसे इन्वेस्टमेंट करके इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करे। बड़ा सिंपल है भाई। अगर आपको नहीं पता, आप अपने इमोशंस को हावी होने देते हो, तो प्रोफेशनल हायर कर लो। जो हम जैसे मैंने किया हुआ है कि मेरे से नहीं होता भाई। पर ये एक्सेप्टेंस है ना भाई। मैं क्यों चौधरी बनूं जब नहीं बन सकता। ये चौधरपना जो है ना भाई, ये हम लेके मरते हैं। पता क्यों? हमारे में ना जो सटल ईगो होती है ना, वो एक्चुअल में सबसे बड़ा किलर है हमारी जिंदगी की प्रोग्रेशन होने के लिए। कैसे? सटल ईगो ये कहती है कि भाई मैं ना यार, हो सकता है एक फैसेट में बहुत बढ़िया हूं, जैसे आप मीडिया में हो जी, आप कोई टक्कर नहीं आपकी है ना, खत्म, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, आप उसके धुरंधर हो। ओह गलत मूवी का नाम दिया, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, गलत मूवी का प्रोपेगेंडा। ओ नहीं, मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। तो आप धुरंधर, चलो मैं ये शब्द नहीं यूज कर, आप बिग बॉस हो। इससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको तो नहीं होगी। सो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज में अगर माहिर हो तो बस आप उस पर फोकस करो। राइट। भाई मेरे को ना कम से कम 8 साल हो गए होंगे, घर की घास नहीं काटता मैं अपने सिडनी में। सिडनी में रहता हूँ, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं घर की घास तक नहीं काटता। 7-8 साल हो गए मेरे को। मैंने कहा नहीं भाई नहीं करना, क्योंकि वो होता क्या, वो ईगो है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है कि भाई अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। भाई एक्स इंडियन क्रिकेटर प्लेयर आईपीएल खेल चुके हैं, अभी वो सपोर्टिंग स्टाफ में आईपीएल की। कह रहे भाई गलती होगी। मैं गलती होगी? कह रहे 4 साल हो गए, पैसे लगाए थे, पैसे नहीं बने। अब आप बता दो क्या करना है, वही होगा बस जो आप बोल दोगे। उसको भाई को समझ आ गया कि भाई यार ये मैं नहीं हूं। नहीं कर सकता। कह रहे पूरी जिंदगी निकल गई भाई क्रिकेट खेलते हुए, पर यार नहीं यार ये मेरे नहीं है, अब आप करो जो करना है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो जैसे कई लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करके म्यूचुअल फंड रूट ले लेते हैं जी, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया फिर देखा जाएगा जी, पर उसके बियॉन्ड क्या, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और एक होता है कि खुद हर पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करना, उसके बीच में भी तो एक रास्ता होता है जो आप बता रहे हो कि प्रोफेशनल्स को हायर कर लो। प्रोफेशनल्स को हायर कर लो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों को। भाई ये भूल जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। आपके पॉडकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से भी बढ़िया इक्विटी इनको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। हाँ, यही तो जानना चाहते हैं। ये अगर रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा ना। अब ये नहीं करेंगे तो मतलब क्या है। पर चलो अब क्योंकि बैठे हैं, आपने बुलाया तो डेफिनेटली करेंगे ना। अगर ये भाई नोट कर लेंगे ना, पेन पेपर नोट करिए, सर ने बोला है प्लीज। हाँ, प्राइवेट एक्विटी के बारे में इनको पता नहीं है। प्राइवेट एक्विटी की जो रिटर्न है वो फार बेटर स्टॉक मार्केट से है। पर रिस्क क्या भाई, रिस्क तो स्टॉक मार्केट में भी है। प्राइवेट इक्विटी भी रिस्क वही है। प्राइवेट इक्विटी का रिस्क मतलब ये मतलब है कि जहां पे डेट में ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके।
या और वो स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाते हैं। उनकी रिटर्न ऑन एन एवरेज यूएस के बेस पे बता रहा हूँ, ये इंडिया के बेस पे नहीं, क्योंकि रिटर्न्स का फर्क होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो यूएस के थोड़े से कम होते हैं, तो इंडिया के थोड़े ज़्यादा होते हैं। 16% प्राइवेट इक्विटी है और 9 से 11% का स्टॉक मार्केट का है, S&P 500 का, पिछले 40 साल का उठा के देख लेना। और मैं जिस प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहा हूँ वो बहुत नॉर्मल बेसिक, और अगर आपको एक्सेस मिल जाए कोई बढ़िया प्राइवेट इक्विटी में, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये तो आपने गेम चेंजर बात बता दी। पर अब पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे। तो अब प्राइवेट इक्विटी में जब इन्वेस्ट करें जी, तो वो हम खुद करें या वो भी हम किसी को दे दें कि साहब आप कर दो, मैं भी? ऐसा है कि भाई वो ना एक्सेस लेने के लिए थोड़े से आपको कनेक्शंस चाहिए होंगे, क्योंकि वो यूजुअली उनको ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई कम से कम हमें इतना पैसा चाहिए। तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आपको बंदा जानते हो, या तो पूल में आप ऐसे कर सकते हो, पूल बना लिया। ओके, देयर आर भाई हर चीज का सॉल्यूशन है। तो अब ये चीजें एआई जो है वो भी बता रहा है, ये कितना प्रोडक्टिव है या कितना काउंटर प्रोडक्टिव है? बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है अभी के लिए। ओके, क्योंकि एआई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है ना, सिर्फ उसको ही एक्सेस कर सकता है। और वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, या अगर आप उसको सब कुछ बताओगे तो डेफिनेटली है। पर अगला क्वेश्चन फिर ये है मेरे को आपसे, क्या वो डाटा दे रहे जा कर रहा है? आपका पर्सनल डाटा है, आप बता रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे इस अकाउंट में, मेरे पास, चलो अकाउंट नहीं बता रहे, आप बैंक का नाम भी नहीं ले रहे हो, पर आप बता तो रहे हो ना। नहीं, बैंक का नाम भी ले रहे हो तो ले दो, चलो मैं कह रहा हूं ले भी दूंगा। हाँ। पर अब चैट जीपीटी की है वो सारी इंफॉर्मेशन अब। क्योंकि आपने भले ही चैट जीपीटी को ना बताया हो, पर आपका ये अवेलेबल है क्योंकि आपने जीपे में लिंक कर रखा है अकाउंट, तो पता है कि कहाँ से चीज वो तो ढूंढ लेगा चैट जीपीटी। तो यस, तो इज दैट अ वायबल ऑप्शन कि ये आपको लगता है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोफेशनल्स हायर कर लें, प्रोफेशनल हायर कर लें। चलिए, अभी के लिए यस, अंटिल अनलेस वी गेट टू अ सिचुएशन कि हमें लगता है कि एजेंटिक एआईज हैं और ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्टेड है, पर उसकी भी क्या गारंटी है? क्योंकि आपके अगेंस्ट ही सारा डाटा यूज हो रहा है अभी। सोशल मीडिया सारी की सारी यूएस की है। ये हमारे खिलाफ यूज हो सकता है, हो रहा है भाई, हो रहा है ऑलरेडी। और भविष्य में कभी अब ऐसा हो जाए कि हम आइडियोलॉजिकली यूएस से अगेंस्ट चले जाएं, तो क्या ये हमको एज अ ट्रेडिंग कार्ड यूज किया जा सकता है? ऑलरेडी हो रहा है भाई। अच्छा, ऑलरेडी हो रहा यूएस को डर है ऑलरेडी। अच्छा, यूएस को पता कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है, 28%, जो 28 ईयर्स का एवरेज एज है। पर उनको ये भी पता है कि 47% जो लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं वो अनएम्प्लॉयड है। साइकोलॉजी वो यूज कर रहे हैं और उसी तरह से वो सोशल मीडिया को चला रहे हैं, Absolutely. कि आपके माइंडसेट को यूज किया जाए। चलिए, इन्वेस्टमेंट पे वापस आते हैं। हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा फैसिनेशन है प्रॉपर्टीज को लेकर जी। हाउ डू यू सी दैट? सबसे बढ़िया फैसिनेशन है भाई। अच्छा, ये अच्छा फैसिनेशन, क्योंकि अभी ना हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। एक तबका है जो कह रहा है अरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज यूजलेस। घर खरीदना जो है, कोई कह रहा है कि जो रियल एस्टेट का रिटर्न है वो 8% है, और वेयर एज इन द स्टॉक मार्केट इट्स अराउंड 12 to 16%। कम से कम सेफ तो है। तो आपका क्या मानना है? रियल एस्टेट भाई, 95% रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हूँ मैं। अच्छा, 95% मेरा पोर्टफोलियो जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, पर मैं उसको भी डाइवर्सिफाई करता हूँ विद इन द एसेट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कुछ देशों में प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा स्पेसिफिकली इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंडियन मिडिल क्लास जो इन्वेस्टर है वो अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है? आपको डिफरेंट सिटीज चूज करनी पड़ेगी, बड़ा सिंपल है। अच्छा, अगर ये एक्चुअल में चाहे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं,
और हिंदुस्तान और दुबई को कैसे देखते हैं? जैसे इस समय दुबई में रियल एस्टेट थोड़ा सा एक डाउन हुआ है, तो इज इट एन अपॉर्चुनिटी टू ओ एब्सोल्युटली भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपके पास सरप्लस पैसा है एज एन इन्वेस्टर, यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन दुबई। पर अमीर माइंडसेट लेके जाना, भिखारी मत बन के जाना। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, आपने काफी कई बार इस टर्म का यूज किया, भिखारी माइंडसेट एंड अमीर माइंडसेट, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? भाई भिखारी माइंडसेट पता क्या होता है कि वो चाहता है कि मैं कल अमीर हो जाऊं यार। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड, ओके ओके, बस फट जाए, फट जाए, मतलब कल ही मिल जाए। इसीलिए ट्रेडिंग का बहुत बहुत कुछ आजकल पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, की कोशिश कर रही है। सब ट्रेडर्स नहीं खराब, पर कभी आपने देखा है कि सक्सेस रेट जो ट्रेडर्स की है वो कितनी है? सेबी का खुद का डाटा है कि 93% लोग तो पैसे नहीं कमाते। क्या बात कर रहे हैं? 93 उनका खुद का, मैं आप चेक कर लेना। ओ गॉड। और आजकल लोग ट्रेडिंग की तरफ ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि वही नेक्स्ट वायबल ऑप्शन है। 1% लोग पैसा कमाते हैं, 7% जो नेक्स्ट है वो बस वो एवरेज है। ओ माय गॉड। तो आप खुद देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका है। दैट्स व्हाई यू सेइंग कि रियल एस्टेट इज द बेस्ट एसेट क्लास। उसका भी रीजन है। ओके। 90 to 95% जो मिलियनर्स बने हैं वो रियल एस्टेट से बने हैं। और आपने खुद बताया कि आपका 95% पोर्टफोलियो रियल एस्टेट में। देखो, आई डोंट नो कि आपको ये बात को एक्सेप्ट करना है नहीं करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मानना है फिर भी ठीक है, नहीं मानोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। पर तो अब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप पूरी तरह से इस तरह से समझा दें कि कल से लोग अपना माइंडसेट चेंज करें और प्रॉपर इन्वेस्टिंग शुरू करें। कल से तो नहीं होगा, पर शायद ये इनको याद रह जाए। ठीक है। अब बहुत मूवीज आ चुकी हैं इस बारे में, तो मेरे को ज्यादा बात करनी ही नहीं है। बिग बुल नाम की बहुत मूवीज आ चुकी हैं। जी। एक जगह बिग बुल है और एक जगह नॉर्मल ट्रेडर है। उनके पास लाखों करोड़ों है, आपके पास कुछ करोड़ है, कुछ लाख है, शायद कुछ लाख भी हैं, चलो हो सकता है। क्या गारंटी है कि वो, अब देख चुके मूवी में कि भाई वो खुद पंप किया जाता है और बाद में डंप होता है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे तो आपका कुछ नहीं होगा और आप मरोगे ही मरोगे। मतलब आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन है? भाई कोई डिनाई कर रहा है तो या तो वो सो रहा है या वो टू नाइव है। एक पॉली मार्केट और कैल्शी नाम की ना ऑनलाइन बेट जो बेट्स होती है ना, अब कोई भी उन मार्केट्स पे जाके ना, वेबसाइट पे जाके कोई भी बेट लगा सकते हो। पिछले मंडे को 7:10 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आने से पहले कि भाई हमारी ना ओवर द वीकेंड ईरान से बहुत जबरदस्त बात हुई है और जो बात बड़ी पॉजिटिव है। इसी करके ना मैंने क्या करा है, मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को बोल दिया है कि भाई साहब अगले 5 दिन ना कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई बम ड्रॉप नहीं करने, हम कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएशन करके। कैसे हो गया कि ओवर द वीकेंड $600 मिलियन का ऑयल क्रूड जो है वो ट्रांजैक्शन हो गया? कैसे हो गया? आप चेक कर लेना जाके। ये तो बड़ा मतलब ओपन सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है। उस बंदों ने बहुत पैसा कमाया। कैसे हो गया कि पॉली मार्केट पे किसी को पता चल गया वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है वो उठाने वाला है 2 दिन पहले। तो वहां बेट्स लगी इस पर? बेट्स लगे, चेक कर सकते हो आप, कोई भी चेक कर सकते हो पॉली मार्केट पे जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। Oh God. किसी ने $200 मिलियन कमाया, बिल्कुल नया क्रिप्टो का अकाउंट खुला। और ये किसी ने कौन है? अब ये मेरे को नहीं पता, ये मैं नहीं पता। ये चलो मैं कह रहा हूं पता भी है, आपको करना क्या पता, आपको पता समझ हाँ, आपको समझ आ रही है गेम? हाँ, सही बात। नैन्सी पेलोसी, अगर आपको नहीं पता चेक कर लेना, वो अभी रिटायर हो चुके हैं मेरे ख्याल से, वो कांग्रेस में थी यूएस के। उसकी रिटर्न्स पता कितने पिछले 40 साल की? उसने वॉरेन बफेट को मात दे दी है।
दुनिया का सबसे तगड़ा इन्वेस्टर है, उसको मात दे दी, इतनी तगड़ी रिटर्न दे दी है, 36% के आसपास उसकी रिटर्न है ईयर ऑन ईयर। कैसे पता चलता तुमको? या तो आप बहुत नाइव हो, या तो आप फिर आंखें बंद करके बैठे हो। पर अगर मैं उनकी जगह होता तो वो गेम को वैसे ही खेलते हैं। मैं गेम को कभी गलत नहीं बोलता, गेम को ना आज तक कोई चेंज कर पाया, ना कोई कर पाएगा, ये ऐसे ही चलेगी। आपको समझदार कौन बोलेगा जब आपको पता है कि भाई इस गेम में जो मेरे लूजिंग जो चांस है, वो जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे 93% हारने के चांस है मेरे। तो आप अगर बहुत ज्यादा समझदार हो तो आप स्टॉक मार्केट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करता मैं, बस मैं गेम समझता हूं। तो या तो आपके पास ऐसे एक्सेस हैं कि आपको पता है कि भाई, और ये एक बात नहीं है, पॉली मार्केट पे जाके देखो, डोनाल्ड ट्रंप की हर एक बात पे बेट लगती है। अब मेरे को पता है कौन है पीछे, मेरे को पता है कौन ट्रेडिंग करता है, आई एब्सोल्युटली नो कौन कर रहा है। पर नाम लेने से क्या फायदा? नाम लेने से आपका क्या फायदा? क्या आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप समझने की कोशिश करो बस। वो समझ के किस तरह से उसको अप्लाई करके अपना फायदा किया जा सकता है, ये समझ। और रियल एस्टेट जो है जी, कि आप कम से कम ये लूज नहीं करते। किसी क्लाइंट है हमारा, परसों की बात है, मैं चंडीगढ़ जा रहा था, कहते यार $70,000 हमने लूज कर दिया। मैं कहा 70? कहते हाँ, मार्केट में लगा हुआ था। मैं कहा अच्छा जी। कह रहा मार्केट में लगा था पर मैंने गोल्ड खरीदा हुआ था। कहता हमें लगा कि भाई गोल्ड अब खरीदेंगे तो गोल्ड ऊपर जाएगा, पर उन्होंने क्या हुआ, उनसे गलती हुई, और उनको मैंने जो बोलने वाला वो आपको बताने वाला हूं। 400 साल बाद पॉडकास्ट देख लोगे, ये आपको ऐसे ही मिलेगा। अब उनसे गलती ये होगी कि उनको ये नहीं पता था कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है, और जब भी कोई वॉर हो और जब गोल्ड और सिल्वर गिर जाए, जो भी राज कर रहा है, जिसकी डॉलर जो रिजर्व करेंसी है, और अगर उसका पलड़ा भारी है, उसके पास पावर ज्यादा है, डॉलर ऊपर जाएगा। मैंने कहा ये आपसे गलती होगी। कह रहे अब मैंने हिस्ट्री में चेक करा। मैं कहा आप मेरे से पूछ लेते, मैं आपको पहले बता देता। अगर उन्होंने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करी होती 6 महीने पहले, उनको ऑलरेडी पता है। तो अब रियल एस्टेट जैसे बात कर रहे हैं, तो जी भाई। इसमें 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि फ्लैट ले लो, लैंड ले लो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। आप क्या सजेस्ट करते हैं? फ्लैट्स को तो आग लगा दो तो ज्यादा बढ़िया, या अपने पैसे को आग लगा देना लगाने से पहले। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तब ओके। मैंने भाई पैसे कमाए हैं ट्रेडिंग करके। फ्लैट्स में भी ट्रेडिंग होती है और पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आपको कमाने आते हैं, पर 99% लोग, या आई वुड से 95% लोग नहीं कमा पाते, क्योंकि वो चश्मे की जो बात हम कर बैठे हैं ऑलरेडी, ये जो चश्मे हैं ना, उनको अलाउ नहीं करते कि भाई एग्जिट कब मारना है, और एग्जिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्लैट, स्पेशली अगर आप अगर फ्लैट्स ले रहे हो, लैंड की अगर बात करें, वो तो भाई जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कमर्शियल प्रॉपर्टीज, Commercial property is the end game of real estate. so you must strive to buying as much commercial property as Absolutely. you can. जिसको wealthy बनना है, wealthy का मतलब अलग होता है, rich का मतलब अलग होता है। ये भी 2 मिनट में समझाई दीजिए प्लीज। रिच माइंडसेट वर्सेस रिच एंड वेल्दी। भिखारियों को समझा, भिखारी माइंडसेट वालों यार चिल मारा करो। ये रील्स के लिए करना पड़ता है, पागल। हुक नहीं होंगे, रील्स नहीं, कैसे वायरल हो गए ना। अभी भाई ने पॉडकास्ट करा था, मेरे को जला दिया भाई ने, बोल गया ना 1 मिलियन व्यूज आए। मैं भाई चिंता ना करो, इससे ज्यादा आएंगे। तो ये रील्स के लिए करना पड़ता है, क्या करें। अगर हुक नहीं होंगे, रील्स कैसे कटेंगी, वायरल कैसे होगा। देखो भाई, रिच जो होता है वो आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, मतलब आप बिजनेस क्लास में घूम रहे हो, आप बढ़िया जिंदगी जी रहे हो। वेल्थ का मतलब ये होता है कि वो जनरेशनल वेल्थ है, कि आप मर भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो प्रॉपर्टी है, वो आपको पैसे दे रही है, या अपने बच्चों को पैसे दे रही है, या आपके बच्चों को पैसे दे रही है। पैसे से पैसा बन रहा है बिना कुछ करे। इसको बोलते हैं भाई रियल वेल्थ, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी इज द एंड गेम, और आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो रिच रह सकते हो आप। इसलिए जो हमारा एंड गेम होता है वो हम क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि भाई रेजिडेंशियल ले लिया, इट्स टाइम को हम मूव करें अपना कमर्शियल के लिए। तो अगर ये कर लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक और जो
दुविधा आजकल लोग फेस करते हैं, रेंट वर्सेस बाइंग। अब उसमें भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एक तबका है जो कहता है ना कभी मत खरीदो, रेंट पे रहो, ये होगा होगा। एक तबका है कहता है कि खरीदो अपनी प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप रह रहे हो वो खरीद लो, ताकि कम से कम जो रेंट का पैसा भर रहे हो उससे वो आपके अपने हो जाएगा। बट लोग तो लोन ले लेकर खरीद रहे हैं। तो हाउ फीजिबल, हाउ वायबल इज इट? दोनों ही गलत है। अच्छा, दोनों ही। वाह। अब 7 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, पर मैं अभी भी रेंट कर रहा हूँ, ये तो बता देता हूँ तुम्हें। ओहो। मैं अभी रेंट ही कर रहा हूँ। पर मेरा बड़ा भाई एक बहुत सिंपल सा सेइंग है कि बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कम से कम बाय करनी है, जब उससे पहले मतलब अपने घर से पहले। उसकी जो माइंडसेट उसका ये है कि भाई ये जो 5 घर है ना, ये इसको 6वें को पे करेंगे, क्योंकि घर एक लाइबिलिटी है। अगर आप एक्चुअल में इमोशंस को साइड पे कर दो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए दिमाग खोलो, थोड़ा सा कोशिश करो कि यार मैं वाकई में आपकी मदद करने की कोशिश करूं, सोचो एक बारी घर लाइबिलिटी कैसे नहीं है, मेरे को प्रूव करके दिखा दो, मैं कह रहा हूं काम करना। आप घर लेते हो, बैंक आपके गले में 30 साल का पट्टा डालता है, कुत्ते बना के रखता है आपको। अब उसका मकसद ये है कि भाई वो चाहते हैं आप ग्रो ना करो, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो रन करते हैं पूरा वर्ल्ड को। ये किताब भाई जिसने पढ़ ली ना उनको समझ आ जाएगा एक्चुअली में दुनिया चलती है। टावर ऑफ बैसल, शायद आपको मिलेगी भी नहीं। टावर ऑफ बैसल, BASEL है। किताब पढ़ने भाई, इनको पता लग जाएगा कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, कौन एक्चुअल में कौन रन करता है दुनिया। जो भी आपको नजर आ रहा है ना चलाते हुए, कि आपको लगता है वो चला रहे हैं। बट ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि 5 पहले इन्वेस्टमेंट की खरीदें, तब आप छठी अपनी खरीदें। और वो 5 फ्लोर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है वो एक डिफरेंट मैटर, वो स्ट्रेटजी की बहुत इन डेप्थ जाके बात करने की है। कितने पैसे हैं, कब एग्जिट करना है, कुछ वो नेक्स्ट लेवल है। वो हर एक बंदे का, क्योंकि गोल अलग होता है, हर एक बंदे की एग्जिट स्ट्रेटजी अलग होती है, हर एक बंदे की अब कहाँ पे खड़े हो जिंदगी के, आप 30 साल के हो, 35 साल के, 34 साल, मतलब उस पर डिपेंड करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, जो शुरू में हमने बात करी थी, प्रोफेशनल्स हायर करिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या इसके लिए भी हम रियल एस्टेट के लिए भी प्रोफेशनल्स के पास जाएं? हमारा काम ही है ये भाई, अक्रॉस द वर्ल्ड दिमाग लगाएं, लगा लो। अगर आपको सीखना है मैं सिखा देता हूं। हाँ। पर अगर आपको लगता है कि आपको टाइम वेस्ट करना है, 2 भाई आए मेरे पास भाई, 1.5 महीना हो गया होगा उनको, शायद 1.5 महीना होगा। 2 भाई है, धड़ाधड़ बिजनेस कर रहे हैं, 3 साल हो गए उनको, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। आए मेरे पास, कहते भाई mid-40s हो चुके हैं, रिटायरमेंट लेनी है बस 5 साल में। मैं कितने पैसे पड़े आपके अकाउंट में? कह रहे $1 मिलियन पड़ा मेरे अकाउंट में, हम दोनों के। मैं कितने? $1 मिलियन। उनको यही नहीं समझ आया कि उनका पैसा पड़ा पड़ा सड़ गया, क्योंकि उनको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं कि इन्फ्लेशन है। मैंने बोला भाई अगर आपसे नहीं हो रहा, कह रहे हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हम कि करें कैसे, तो भाई प्रोफेशनल हायर कर लो। उनको यह समझ नहीं आ रहा कि वो जो पैसा नंबर 1 सड़ रहा है, और जितना लेट इन्वेस्ट करेंगे उतना लेट पैसा कमाएंगे। 45 साल के हो चुकी है, कितना टाइम बचा आपके पास? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको दिमाग लगाना, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीखना सीख सकते हो। मैं मेरी कम्युनिटी भी है जहां पे मैं सब कुछ सिखाता हूं, वो मेरे ख्याल से बैठे भी हुए हैं। अच्छा, ओके, लाइव चल रहा है while we are speaking। वाह क्या बात है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टाइम। आई थिंक ये सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टाइम। सीख लो, अगर नहीं सीखना तो मर्जी आपकी, आप प्रोफेशनल हायर कर लो। प्रोफेशनल हायर करो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। बहुत समय तक मैंने अपना दिमाग लगाने का प्रयास किया, जो है नहीं, इस फील्ड में नहीं है दिमाग, इसमें नहीं चलता तो एक्सेप्ट कर लो और दे दो किसी को, भाई कर दे तू मेरे लिए। हमने फ्लैट्स की बात कर ली, लैंड की बात कर ली, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर ली जी। एक और फैसिनेशन है स्पेशली वेल्दी लोगों के बीच में, एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म लैंड खरीदने का। उसको किस तरह से देखते हैं आप? यहां तो उनको गेम का पता लग गया या तो वो तुक्का मार रहे हैं।
एग्रीकल्चर जब लैंड और फार्म लैंड जब आप लेते हो, मैं तो बहुत बारी बोल चुका हूँ, मैं पूरा उसका रीजन नहीं बता रहा, आपके पॉडकास्ट में पहली बारी बता रहा हूँ। ओके, अच्छा। बिग बॉस भले बंदों को तो बताना ही पड़ेगा। नहीं तो बिग बॉस जाने नहीं देंगे मुंबई से, वो कहेंगे भाई साहब आप नहीं जा सकते। वाटर राइट्स खरीद रहे हैं भाई, वो वाटर राइट्स खरीद रहे हैं, वो बहुत समझदार है वो। नेक्स्ट जो गोल्ड है वो वाटर है। वाटर राइट्स क्या हुआ, ये जरा थोड़ा समझाइए। इनको डराना नहीं चाहता, पर मैं अवेयर तो करना चाहती हूँ कि भाई वो वाटर कंट्रोल करेंगे आपका। सो वाटर इज द नेक्स्ट एग्रीकल्चर लैंड। वाटर तो भाई 2000 से ही नेक्स्ट गोल्ड कहलाता है। ओके। क्यों है कि बिल गेट्स फार्मलैंड खरीद रहा है, क्यों है टेड क्रूज जो है वो फार्मलैंड, ये दोनों सबसे बिगेस्ट यूएस के फार्मलैंड जो प्राइवेट ओनर्स हैं, ये हैं यूएस गवर्नमेंट के बाद। क्यों? बिल गेट्स कोई दूध का नहीं धुला कि चक्कर में मत घूमना। वो आपको लगता है कि आ रहा है भाई, इंडिया में आ रहा है और चैरिटी कर रहा है, मलेरिया के फ्री के टिकट लगा। बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए है आज मान लीजिए किसी के पास जी, तो उसको रुकना चाहिए भी कि इन्वेस्ट करना चाहिए? उसको कल इन्वेस्ट करना चाहिए था। अच्छा, बीते हुए कल। अगर नहीं करवाया तो आज कर ले। भाई भारत में 7 से 10% की इन्फ्लेशन है। हाँ। आपका 1 करोड़ 93 रह जाएगा अगले साल, और वो तो बताया जा रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या है वो तो आपको नहीं पता। तो अगर आपका पैसा एक्चुअल में बड़ा सड़ रहा है तो अगर नहीं भी किया है तो अब देर ना 100% बिल्कुल देर ना करो। कर दे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है कि आजकल एक बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल दिखता है एयरबीएनबी। हाँ जी। उसको किस तरह से देखते हैं? भाई एयरबीएनबी बढ़िया है अगर आपको उसको चलाना आता है तो, पर इज इट द बेस्ट ऑप्शन? आई डोंट थिंक सो। चलाना आता है जब आप कहते हैं तो हाँ, उसका ना भाई मैनेजमेंट का जो काम है वो सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका जो सेल्स पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि एयरबीएनबी सिर्फ आपका नहीं होगा, एयरबीएनबी और भी बहुत होंगे। आप कौन सी क्लास में फाइट कर रहे हो वो भी एक डिपेंड करता है कि भाई आप हाई क्लास आपका घर है कि आपका लोअर है या मिडिल है, ये सॉरी जो भी है, जिस क्लास में भी हो उसका कंपटीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सेल्स नहीं करनी आती और आप एयरबीएनबी करने की कोशिश करोगे तो भाई आप गिरोगे। उसका एक इलाज ये है कि भाई आप मैनेजमेंट कर सकते हो, लाइक आप खुद मत मैनेज करो, प्रोफेशनल्स एयरबीएनबी मैनेजर्स हैं वो बात उनको दे सकते हो। सो यस, आई डू सी एज अ गुड ऑप्शन, बट ये बहुत इनकम्प्लीट एडवाइस होगी कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, until unless I know the full picture। ये बहुत इनकम्प्लीट एडवाइस होगी कि भाई हाँ करना चाहिए, इज इट अ वायबल ऑप्शन और नॉट। बट यस, अगर आपको चलाना आता है, अगर आप कर सकते हो तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एज वेल। जेनेरिक एडवाइस इस तरह से नहीं दी जाती। हाँ, जेनेरिक, हाँ ये जेनेरिक है, मतलब कि हाँ ओवरऑल ठीक है अगर आपको चलाना आता है तो, पर इसको सीरियसली नहीं लेना। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आप कह रहे हैं चलाना आता है अगर तो, विच मीन्स दैट यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन दैट। इट्स नॉट कि आपने कर दिया उठ के और कर लिया, दे दिया और छोड़ दिया कि ठीक है होता रहेगा। आपको मेंटली फिजिकली थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। और अगर आपका धंधा है बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बिजनेस का फोकस पहले होना चाहिए। जो चीज आप सबसे बढ़िया करते हो आप उसको तबाह करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जस्ट बिकॉज थोड़े से टुच्चे पैसे बचाने के। इसी को मैं भिखारी माइंडसेट बोलता हूं। इनको सब कुछ फ्री चाहिए, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे भाई कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी ज्ञान इनको दे दो, इनसे नहीं होगा। लिख के दे देता हूँ, 400 साल बाद पॉडकास्ट देख लेना फिर भी नहीं होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आपका एक BRRR स्ट्रैटेजी है, वो इंडिया में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? BRRR। सो भाई इंडिया में इसको ऐसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं जिसको हम प्रॉपर्टी फ्लिपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी ली, घटिया, उसको अपग्रेड करा, कॉस्मेटिक का मतलब पेंट करा, प्लास्टर करा, कुछ ऐड करा, एंड देन आप उसको सेल कर सकते हो। दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट यूज इंडिया में है क्या BRRR? इसको भाई इसका मतलब ये होता है कि बाय, रेनोवेट, रीफाइनेंस, रेंट एंड रिपीट द प्रोसेस। ओके, क्या बात है। तो ये भाई जब मैंने अपनी जिंदगी का मतलब पहली प्रॉपर्टी करी थी,
और पहली 4 प्रॉपर्टियां मैंने सिर्फ 18 महीने में खरीदी थी इसी को प्रोसेस को यूज करके। तो आप खरीदते हैं उसको, वही प्लास्टर पेरिस वो सब चूना सब पट्टी कराया? चूना पट्टी कराया, कारपेट बदलवाए, रसोई बदलवाई, टॉयलेट बदलवाया। उसके बाद क्या होता है, मैं बैंक के पास दोबारा चला गया अच्छा। कि भाई साहब मैंने ये सब पैसे लगाए हैं, अब इसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी है। वो क्या करते हैं कि वैल्यूअर को भेजते हैं, वैल्यूअर को भेजने के बाद उसको वैल्यू होता है और उसको कहते हैं हाँ भाई वैल्यू बढ़ गई है और आप अब इसके अगेंस्ट जो, जैसे हम ओडी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कोई लोन नहीं है, अगर लोन है कम है, तो बैंक आपको अलाउ करता है कि आप 90% ओडी ले सकते हो या उसके अगेंस्ट पैसा ले सकते हो। सो जो इनिशियली पैसा डाला होता है और अगर आप उसको यूज कर लो तो आप उसको वो पैसा निकाल के देन यू रिपीट द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर द नेक्स्ट एंड फॉर द नेक्स्ट। ओके, BRRR बहुत जबरदस्त है ये, बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, मतलब स्पेशली इन द वेस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वंडरफुल। अब मुझे 18.6 ईयर प्रॉपर्टी साइकिल वो क्या है और उसके हिसाब से मार्केट किस फेज में? 18.6 ईयर साइकिल भाई बड़ा सिंपल सा साइकिल है कि 0 से 7 साल पहले जो इसके 2 फेजेस होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं। 0 से 7 जो होती है प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, फिर थोड़ी सी स्टैग्नेशन आएगी, 7 साल के बाद 2 साल की स्टैग्नेशन होती है एंड देन फिर ऊपर जाती है, 7 साल और ऊपर जाएगी। इसका जो एवरेज है वो समवेयर अराउंड 18 to 22 बनता है, तो इसको 18.6 ईयर तब बोलते हैं, तो इसकी ये एवरेज है कि ऑन एन एवरेज ये होता है। और ये हर सिटी की, हर कंट्री की, हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि अभी हमारे पास कम से कम नहीं तो अगले 10 साल, भारत में तो बहुत जबरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है। अब उसमें क्या है कि मेलबर्न अब स्लो है, अच्छा, सिडनी भी थोड़ा स्लो है, पर पर्थ का अब भी टाइम आया है। सो ये हर सिटी स्टेट का अलग अलग साइकिल होता है। और अभी जो, अब अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें भारत की, तो वही तो 10-15 साल आप लगा लो आए। उस 10-15 साल में ये जरूर होगा कि अब स्टैग्नेशन भी आएगी। ऐसा नहीं कि कभी भी मार्केट एक पेस पे नहीं चलती, तो ये आपको दिमाग में से निकाल देना कि भाई मैं 2 साल में ही पैसा कमा लूंगा। यस, एक विनर्स कर्स आता है, मतलब 18.6 ईयर का साइकिल जो बिल्कुल पीक पे होता है ना, जब बिल्कुल साइकिल खत्म होने वाला होता है, तब प्रॉपर्टी के प्राइसेस ना मतलब हाथ लगाने में भी ऐसा लगता है कि भाई हमने कोई पंगा ले लिया। अच्छा, तब लोग ज्यादा मरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, अब तो उन्होंने क्या होता है पिछले क्या 14-15 साल जो होता है सिर्फ ग्रोथ देखी होती है, तो नहीं यार अभी और बढ़ेगा, तब मरते हैं बस। लालच बुरी बला है। आपने मेलबर्न, पर्थ वगैरह की बात करी जी। इंडिया में कौन सी ऐसी सिटीज हैं जहाँ, जैसे पर्थ आपने बताया कि अभी पैसा लगाने लायक जगह है, करेक्ट। इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है? इंडिया में भाई Tier 2, Tier 3 सिटीज बहुत बढ़िया हैं। अब देखो गुड़गांव, नोएडा में आपको थोड़ी स्टैग्नेशन नजर आएगी। उसका रीजन भी है कि यार सप्लाई इतनी होगी है, अब फ्लैट्स पे फ्लैट्स बनाए जा रहे हो। जब आपकी सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी तो मतलब डिमांड कहाँ रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टर को पैसा भी कमाना है। बिल्कुल, अगर वो नहीं होगा तो फिर वो पैसा नहीं कमाएंगे। पर Tier 2, Tier 3 सिटी में अगर ये रिसर्च कर लें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। और मैं एक रिसर्च ओरिएंटेड आदमी हूँ, तो 2-3 जगह आपको बता देता हूँ आपके आसपास। जी। नवी मुंबई में ऑब्वियसली बहुत पैसा जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट आ रहा है, और ऑब्वियसली MMR का जो रीजन है उसको बढ़ा के नवी मुंबई में जा रहा है। मैं वहां पे जरूर जाऊंगा, पर मैं 3rd मुंबई भी जाऊंगा। 3rd मुंबई के सूरत। अब ज्यादातर लोग पता है चकाचौंध में फंस जाते हैं कि भाई यार नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है, भाई गोदरेज आ गया, सब कुछ आ गया। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें मैं पैसा कमा सकता हूं मैं। पर मेरे को पता है कि भाई जब लोग यहां देख रहे हो ना तो आपको वहां देख रहा चाहिए। हाँ। अब एक गुजरात की एक सिटी है भाई साहब, इतनी तगड़ी मार्केटिंग होगी ना उसकी, नाम तो लेना नहीं आपको पता, नाम लेने से कोई फायदा नहीं। आपको पता है वो कौन सी सिटी है, कमेंट कर देना, बता देना आपको पता है वो कौन सी सिटी है। भाई साहब पूरी दुनिया को बता दिया उसके बारे में, जो कि खराब बात नहीं है, एक्चुअल में कोई खराब नहीं है भाई। वहां पे ये आ गया वो आ गया। अब उसमें लोग पैसा इतना नहीं कमाएंगे। गोस्ट सिटी भी बन चुकी है। हाँ, पर पैसा कमाएंगे 10 साल बाद, 10 साल पैसा जरूर कमाएंगे। तो भाई मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब लोग इधर देख रहे होते हैं तो मैं इधर देखता हूँ। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे एयरपोर्ट आ रहा है तो एक वो रहता है ना कि एक खबर फैला दी जाती है कि एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बाद लैंड एप्रिसिएशन। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अरे भाई सिडनी में एग्जैक्टली हुआ, एयरपोर्ट आ रहा है वेस्ट में, हाँ, उसको बोल के बेच दिया। उसके हाल खराब है।
जब तक न्यूज बाहर आती है ना, समझ लो कि मतलब काफी कुछ हो चुका है उससे पहले, और हमारे पास ना पहले होती है। हमें पता है कि मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में 35 रोड्स अप्रूव हो चुकी हैं, पर जब इनको पता चला उससे पहले हमें पता था। इसीलिए प्रोफेशनल्स हैं, राइट? अब समझदार को इशारा काफी, मतलब मैं क्या इनको क्या बोलूंगा। अब एक माइंडसेट पे आते हैं, जैसे तो मिडिल क्लास माइंडसेट, आप भिखारी माइंडसेट भिखारी माइंडसेट जैसे कह रहे हैं, कैसे चेंज करें? चेंज कर सकते हैं भाई। मतलब क्या, जैसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। खर्चे पे कंट्रोल। खर्चे पे कंट्रोल तो करते हैं, पर दोस्त नहीं छोड़ते ना भाई। वो जो इनको चाहते हैं फेल हो, ये उनके साथ ही घूमते रहेंगे। इनमें इतना दम नहीं है कि भाई ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। संगत बहुत जरूरी है। बहुत पहला एक्सेप्टेंस है। सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लोगों के इन्वेस्टमेंट हैबिट्स पर भी उसका असर आ रहा है। इस ट्रेंड को आप कितना ट्रबलसम मानते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपको पता नहीं है कि आप हजारों, जब एक फोन लेने जाना होता है ना इन्होंने, तो 1000 चीजें चेक कर लेंगे, 1000 चीजों की रिसर्च होगी। भाई पैसा लगा रहे हैं, अरे बुआ के लड़के ने लगा दिया यार, लगा दो। अरे वो फलाने इन्फ्लुएंसर ने कहा था वो लगा दो। तो मैं कुछ इसलिए स्पेसिफिक बात नहीं करता हूं या स्पेसिफिक सिटीज नहीं बताता हूं। इनको कल को बोलेंगे भाई साहब तूने उस पॉडकास्ट में बोला था। भाई बहुत पॉडकास्ट कर चुका हूं मैं भी, तो उसका मतलब ये तो ना कि इसलिए मैं इनको स्पेसिफिक नहीं बताता हूं। स्पेसिफिक आप जानने के लिए भाई खर्चो, मतलब थोड़ा जिगरा लाओ। आप ना अपने नेबर्स को जलाने के लिए गाड़ियां लेके आओ एक से एक। मैं वही जानना चाह रहा था। हाँ, EMI पे, वो भी। और जो चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी और आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, उस पर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हो। फिर बाद में रोते हो कि भाई हाय क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, अपने आप को ब्लेम करना फिर बस। यही लोग जिनकी बात कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो जैसे ही सबसे ज्यादा आपदा आती है या कोई ऐसा वो आता है तो फटाफट बेचो बेचो, भागो भागो, पैनिक सेलिंग। उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे लिए बहुत बढ़िया, करो। मेरे लिए आप प्लीज करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आप ऐसे पैनिक सेलिंग जरूर करना ताकि मैं आराम से खरीदूं और प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक सेलिंग को आप मानते हैं? इट्स एन अपॉर्चुनिटी। It's an opportunity. Whenever it's going down, whenever you have this urge कि बेच दो उसको रोको, उस urge को। भाई वॉरेन बफेट ना 2008 में इतना पैसा लेके बैठा था ना, क्योंकि उसको पता था कि ये होने वाला है। कोड़ियों के भाव उसने वो कंपनीज उठाई हैं। सब प्राइम क्राइसिस के दौरान। बर्कशायर हैथवे जो है अभी रिकॉर्ड अमाउंट कैश पे बैठा हुआ है। Why? उनको पता है। स्ट्रॉन्ग वाई, ये जो स्ट्रॉन्ग वाई है, इस पे आपका बहुत फोकस है इन वेल्थ क्रिएशन। उसकी इंपॉर्टेंस को कैसे हाईलाइट करते हैं? मेरे को लगता है भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपका वाई नहीं है ना, आप नहीं कर पाओगे। अब 2 भाइयों की बात कर रहा था जिससे, तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिए। ये जो वाई हम लोग कह रहे हैं ना, ये वाई नहीं है, WHY, क्यों वाई। वो अब सिंह साहब बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग वाई का क्या मतलब है और आप उसको क्यों इतना उस पर जोर डालते हैं। जब कुछ तुम नया करने जाओगे ना, और स्पेशली कुछ बढ़िया, तो आपके टेस्ट ज्यादा होने वाले हैं, याद रखना। और अगर आपके पास कोई वाई नहीं है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, तो आप गिव अप कर दोगे अगर आप अपने आप के लिए कर रहे हो। और क्या मुझे अमीर बनना है, ये स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है आपके? नहीं भाई। अच्छा, मुझे बहुत पैसा चाहिए। चलो मैं आपको आपको तो जरूरत नहीं है, बिग बॉस आदमी हो। अभी पता नहीं आपने करा नहीं होगा, मेरे को नहीं पता। जब भी आप किसी लड़की के पीछे भागोगे, वो आपसे पटती है कि नहीं, कि वो आपसे और दूर भागती है। जी, मैं अब तो 48 के हो गए तो इस पर क्या ही चर्चा करें।
भाभी ना देख ले, बदल ले। नहीं, भाभी को पता है कि इनके बस का ना पहले कुछ था ना कुछ है। कहने का मतलब ये है कि जिसके पीछे भागोगे वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, क्योंकि आप डेस्परेशन में भाग रहे हो। पर अगर आपका गोल ये है कि भाई मेरे को किसी की मदद करनी है, या मेरे को अपने माँ बाप की जिंदगी बढ़िया करनी है, या मेरे को अपने भाई बहन की जिंदगी बढ़िया करनी है, या मेरे को कोई चैरिटी करनी है, मेरे को कुछ भी कहीं पे भी पैसा लगाना है, भाई अगर आप कुछ बढ़िया काम भी करना चाहते हो उसके लिए पैसा तो आपको चाहिए है ना। तो वो वाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस ड्रिवन बेसिकली। नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, गारंटी है, जितना मर्जी जोर लगा लेना। और कोई इंसान जो सीखने का प्रयास कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग वाई क्या रखें, उनके क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशंस होने चाहिए, व्हाट शुड बी देयर वाइज? उनका वो पैसा कमाने का जो रीजन होना चाहिए वो खुद का नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी बियॉन्ड देम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बियॉन्ड अपने आप कर लो, बहुत कुछ हो सकता है। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ये क्या वेल्दी बनने से रोक रहा है हमें? वो तो बनाए गेम है, और वो सेटअप ही इसलिए करा गया कि आप गरीब मरो। आप स्कूल जाओ, आप कॉलेज जाओ, बस पैसे खराब करो, टाइम खराब करो, बनाए इसलिए क्या वो। आप कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, स्कैम है, या सिस्टम चेंज होना चाहिए? सिस्टम तो नहीं चेंज होगा भाई, गेम नहीं चेंज होगी। गेम नहीं बदलती, आपको गेम समझनी पड़ेगी। गेम नहीं बदली, गेम आपको फंसाने के लिए सेटअप करी गई है। तो एजुकेशन में फोकस बेसिकली अगर हम कर सकें तो नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए basically। आप देखो, आप खुद, आप जो समझदार लोग हो उनको ये बात है, वो 10% लोग। अगर आप जिंदगी में कुछ बढ़िया कर रहे हो, आपको पता है कि एक्चुअल में वो जो काम है, जो पढ़ाई जो मैंने एक्चुअल में करी है ना, वो जो कॉलेज के बाद वाली पढ़ाई है ना, वो मेरी ज़्यादा काम आ रही है। जो उससे पहले वाली थी वो सब बेकार है। 47% अनएम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी भारत में। डिग्रीज है सबके पास, क्या कर रहे हैं वो डिग्रीज का? कोई फायदा नहीं। नॉलेज गेन करें, नंबर और मार्क्स के चक्कर में ना रहें। स्किल्स एक्विजिशन, एक्वायरिंग स्किल्स इज द न्यू करेंसी एक्चुअली। भाई है ही है, क्योंकि इलॉन मस्क आज बोल रहा था, मतलब मैं उसका पॉडकास्ट सुन रहा था, कह रहा इतना टाइम हो जाएगा ना हमारे पास कि मतलब सोच नहीं सकते। और उन्हीं लोगों को वो रखेगा अपनी कंपनी में जिनके पास स्किल्स हैं। एक बड़ी खूबसूरत कहावत मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि टैलेंट इज व्हाट गेट्स यू इन द रूम, बट स्किल्स इज व्हाट मेक श्योर दैट यू स्टे इन दैट रूम। कोहली की स्किल्स जिसको कोहली बनाती हैं। टैलेंट तो रोहित शर्मा के पास भी बहुत था, कामली, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। टैलेंट मतलब भूख है ना जो, उसको कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एक्वायर न्यू स्किल्स, और क्योंकि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स कोच हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टैलेंट इज व्हाट गेट्स यू इन द रूम, स्किल्स इज व्हाट मेक श्योर दैट यू स्टे इन दैट रूम, बट कम्युनिकेशन स्किल्स इज व्हाट मेक श्योर दैट यू ओन दैट रूम। अभी मेरे को थोड़ा से लेसन दे देना। अरे सर, आप हमें दे दीजिएगा। आप यू आर ऑलरेडी, योर कम्युनिकेशन गेम इज प्रीटी गुड। नहीं ये तो मत करो, मत चढ़ाओ मेरे को। चढ़ा तो नहीं रहे, पर हमको उतारना है उन लोगों को जिनके पास 1 करोड़ रुपए आए हैं अभी सडनली, और वो गलती करते, वो क्या गलती ना करें ये आप बताइए। पैसे आ गए सडनली बहुत सारे, ईसॉप था जो अभी हो गया कि बेच दो, 2-3 करोड़ रुपए आ गए। क्या गलती करते हैं लोग जो आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए? केबीसी का जो पहला विनर था ना, उसके हालात देख लो जाके। हर्षवर्धन, चलो रहने दो। हाँ। नाम में क्या रखा है? हाँ, नाम में क्या रखा, चलिए। वो उधर ही है वापस जहां पे स्टार्ट करा था। पैसा आ जाना जिंदगी में कभी भी हो सकता है, पर पैसे को रोकना एक अलग स्किल है। उसके लिए आपको अपनी औकात बढ़ानी पड़ती है, अपने आप को बड़ा करना पड़ता है। अगर ये कर लेंगे तो ये रोक लेंगे। तो इससे पहले कुछ करें, सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करें, उसके बाद अपने औकात बढ़ाएं। मतलब अपने में इन्वेस्ट, औकात बढ़ाना इज बेसिकली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, लर्न न्यू स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट। वाह क्या बात है। अगर वो करेंगे उसके बाद एडवाइजर्स हायर करें, क्या एसेट करना है, वो सब सेकेंडरी है भाई। मतलब एवरीथिंग इज उसके बाद सेकेंडरी है।
और जो लोग रोते हैं कि भाई हम तो गरीब घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ करनी है, पापा ने मेरे को करोड़पति नहीं बनाया। 1 लाख से 1 लाख करोड़ बना सकते हो तुम। मैं कह रहा हूं 0 से 1 लाख करोड़ बना सकते हो। अपने आप में काम करना शुरू कर दो, गारंटी है। Investing yourself is the safest investment. इट इज द सेफेस्ट एवर। क्या हो जाएगा, बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा ना, आप मेरे स्किल्स और मेरा ज्ञान कहां से ले जाओगे? नहीं ले सकते। सही बात, सही बात। आपका एक 3 स्टेप वेल्थ फ्रेमवर्क है, वो थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा वेल्दी हो जाएं। क्लैरिटी। जी। फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी। क्लैरिटी। कब तक क्या चाहिए? क्लैरिटी ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स। पहला तो अपना व्हाई यू आर सेइंग। वाई सेकंड है। व्हाई सेकंड है। वाई सेकंड है। पहले चाहिए क्या है, कब तक चाहिए? 95% लोगों के पास ये नहीं है भाई, इसलिए वो कभी नहीं कर पाएंगे। आप आंखें बंद करके जहां मर्जी जाओ, आप गिरोगे। गिरोगे। और आपका गोल अगर क्लियर तो आपको पता है। और सेकंड जो है वो वाई है, और तीसरा है भाई कोई गुरु। गुरु चूज करोगे, वो तुम्हें वो दिखा सकता है। अब भाई जब मैं अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर रहा था ना, तो मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे। तब मैं बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में काम करता था। 2 ऑप्शन मेरे पास ये थे, या तो मैं अपना घर ले लेता, या तो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग शुरू करता था। नंबर 1 मैंने अपना घर बिल्कुल नहीं लिया। मैं कहा ये तो लायबिलिटी, इसको लेना नहीं है। पूरी दुनिया 99% कह रही है मेरे को घर ले ले, पर मेरा मेंटर मेरे को कह रहा भाई घर नहीं लेना। अब उसके पास 60-70 प्रॉपर्टी थी उस टाइम पे। तो ये 99% लोगों का मैं क्या करूं, उनके पास जो नहीं है, जो मेरे को चाहिए उसके पास है, तो मैं किसकी सुनूंगा? इतनी क्लैरिटी भी नहीं है लोगों में, अनफॉर्चुनेटली। कॉमन सेंस तो कहती है कि भाई ये होना नहीं चाहिए, कि भाई जिसके पास जो है, जो आपको चाहिए, उसके पास उसकी सुननी चाहिए। राइट। आज मेरे को मैसेज आया सुबह किसी का। नहीं, गुरु की महत्ता तो देखिए, हमारे ग्रंथों में भी कहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। तो गुरु तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए 10 साल का रोड मैप अगर आपको देना हो, 10 साल का रोड मैप प्रॉपर्टी का, 10 साल का रोड मैप फॉर वेल्थ। सबसे पहले वो ये क्लैरिटी। सेकंड, अपने आप को पहचान लो। जब आप खुद पे काम करते हो, आपको पता चल जाता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूं, या मैं ये कर सकता हूं। और उसके बाद क्या आप करते हो? फिर आप अपनी टीम गैदर करते हो। भाई माइंडसेट अगर नहीं ठीक करा, इनको रोड मैप क्या, मैं इनको लिख के भी दे दूंगा ना सारी, जैसी स्ट्रैटेजीज हम ना क्लाइंट्स को अपनी स्ट्रैटेजीज बना के देते हैं, हम उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, बना के भी दे दूंगा ना, कुछ नहीं होगा इनसे। क्लैरिटी, माइंडसेट, मेंटोर, एसेट क्लास क्या चूज करनी है वो बाद में डिपेंड करता है। रोड मैप बड़ा सिंपल है। जैसे क्लैरिटी ले लोगे, हमारा ना एक टूल है ऑनलाइन, spig.com.au, आप जाके अपनी इंफॉर्मेशन डाल दोगे, हम टू द मंथ बता सकते हैं आप कब रिटायर हो सकते हो। बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल हमारा प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल है। तो वो स्ट्रेटेजीज इज, इनको पता क्या लगता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, माइंडसेट होना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, 100 साल बाद ये पॉडकास्ट उठा के देख लेना, आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, आपके बच्चे तो सफर करेंगे ही करेंगे, आप भी करोगे, और उनसे भी नहीं कुछ होगा और आपसे कुछ नहीं होगा। गारंटी है, मैं गारंटी हो रहा हूं। माइंडसेट से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। जो नए वर्कफोर्स में नए लोग आ रहे हैं, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के बाद आ रहे हैं, पैसे कम मिलते थे, सडनली पैसा आता है और पागल हो जाते हैं। होता है। उनके लिए आप थोड़ा सा एक एडवाइस अगर देना। उनके लिए तो यही है भाई, जो स्पेशली ये बेसिकली एडवाइस है नए लोग जो वर्कफोर्स में नए नए आ रहे हैं, नई पहली नौकरी वाले लोग, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, इन्वेस्ट क्यों करें, अभी तो उड़ाओ, आन दे गड्डी जान दे गड्डी फटन दे टायर। उन लोगों से बात करना जो अभी तड़प रहे हैं और वो 45-50 के हो चुके हैं, जाके एक बार बैठ के बात कर लेना उनसे, और उनसे पूछना भाई
मतलब आप 50 साल हो गए, आप वो काम करते हो, आप कर क्यों नहीं पा रहे हो कुछ? तो वो शायद आपको ये बता देंगे, यार काश मैंने ना पैसा लगाया होता पहले। बड़े बेसिक से, मतलब इसके लिए पर कोशिश करनी पड़ती है, इसके लिए बंदे ढूंढने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, किससे बात करो किससे बात ना करो, उसके बाद ही कर सकते हो। है बड़ा सिंपल है, पर इनको रिजेक्शन नहीं झेलना, और रिजेक्शन आप नहीं झेल सकते तो अनफॉर्चुनेटली आप आगे नहीं जा सकते। एक जावेद अख्तर साहब का शेर है ना कि कहने को है बहुत कुछ मगर किससे कहें, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। कहने को बहुत कुछ, बातें करने को तो बहुत कुछ है, समय थोड़ा सा कम है, पर हमसे संवाद करने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए और इतने हार्ड हिटिंग तरीके से कि चुभ जाए लेकिन असर अच्छा करे। कई लोग शुगर कोट कर देते हैं। मेरे से होता ही नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। जिंदगी शायद ऐसी है मेरी, मतलब मैं आई एम ओके टू बी नॉट लाइक, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ आप मेरे को लाइक करें। मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी ज़िंदगी बदले, बस अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे पसंद करो ना करो, तुम्हारी ज़िंदगी अगर सुधरती है उससे तो सुधार लो। आपके पहले, अब इस पॉडकास्ट से पहले मेरे को मैसेज आया, दिखा दूँ, कह रहा भाई तूने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तेरे कहने में मैंने वो जो तूने करा था, बोला था ना घर बेचते, एग्जैक्टली वही करा। कह रहा यार मैं बहुत फ्रीडम से जी रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था। ये लो। अरे वाह, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको। अरे आप बिल्कुल लिटरली आपके आने से पहले। वाह। अब बताओ, मैं इनसे ही बात करना चाहता हूँ भाई, मैं नई बातें करना चाहता हूँ, जो शुगर कोड चाहते हैं कि मैं उनको करके दूँ। भाई मेरे से नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ ऐसा, कुछ ऐसा ही हूँ। अगर 40 पे रिटायर होना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो टेक्निकल नॉलेज तो जो आप चाहिए वो तो आप एक्वायर कर ही लेंगे, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, नज़र बदलिए नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलिए बहुत कुछ बदल जाएगा। हमसे संवाद करने के लिए और इतना हार्ड हिटिंग संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड था। हाय हाय, क्या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई।